अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। फर्स्ट टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड इज़ डन एंड डस्टेड। न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी फतह, चाहे ये बहुत ही मार्जिनल फतह थी और हिस्ट्री में देखा जाए तो पाँचवीं सनसनीखेज़ एक विक्ट्री थी और पाँचवीं क्लोज विक्ट्री थी और बहुत सारा क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को। आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले और पाकिस्तान का हारने का स्ट्रीक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में कंटिन्यू रहा। और मसले वाली बात यह है कि ये वो सेम ग्राउंड था अबू धाबी का जहां पिछले साल हम 136 रन चेस कर रहे थे श्रीलंका के अगेंस्ट और वो मैच भी हम हारे थे और दोबारा हम एक मैच जो छोटा टारगेट हम चेस ना कर सके। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि रंगना हराज जैसा स्पिनर है और श्रीलंका के पास जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, लेकिन अब पता चला कि हमारी लाइनअप के लिए तो एजाज पटेल भी जैसा स्पिनर जो डेब्यू कर रहा था वो भी काफ़ी था। हम ये भी कहते रहे कि मिसबा नहीं थे उस टेस्ट में, यूनुस खान नहीं थे, लेकिन उसके बाद एक साल गुजर गया लेकिन हमारी चीज़ें सही नहीं हो रही। और लॉन्गर फॉर्मेट में देखा जाए तो कप्तान की कप्तानी भी क्वेश्चनेबल है, उनकी परफॉर्मेंस भी क्वेश्चनेबल है और टीम जो है वो सिर्फ हार रही है। सो आज के शो में बात करेंगे क्या रीजंस हैं, क्या ये सिलेक्शन के इश्यूज़ हैं कि बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, जैसे हम अपने शो में बात करते हैं। बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक में, और जो 4 डे क्रिकेट होती है पाकिस्तान में उसमें अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनको चांस नहीं मिलता। नेपोटिज्म है हमारी सिलेक्शन में या प्लेयर्स जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं है। क्या रीजंस हैं? बिलाल आसिफ जैसा बॉलर जो पहले टेस्ट में पहले इनिंग्स में 6 विकेट लेता है उसके बाद बिल्कुल ही परफॉर्मेंसेस नहीं है। सो वील टॉक अबाउट ऑल दिस। हमारे साथ हैं सबसे पहले उमर रशीद साहब जो SNGPL के कोच हैं और विमेंस क्रिकेट के विमेंस टीम के भी साबिक कोच रह चुके हैं, और उनका यहाँ होना आज इसलिए स्पेशल हो जाता है कि SNGPL के कोच हैं तो बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे उनकी नज़र होती है। तो उनसे आज जानना चाहेंगे कि कौन से वो टैलेंट्स हैं जो उनकी नज़र में होते टीम में तो शायद इस तरह के जो चेसेस में हमारे कोलैप्स होते हैं और बैटिंग में जो हमारे कोलैप्सेस होते हैं वो ना हो। उनके साथ साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स डेस्क से बदियुज़्ज़मा साहब, हमारे अच्छे दोस्त हैं। बदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। उमर साहब आपका भी शुक्रिया। उमर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात की जाए जो 2 प्रीमियम प्लेयर्स आपके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें आपके ओपनर जो हमारे फ़खर जमान वो नहीं थे टीम में, क्या उनके ना होने से फ़र्क पड़ा? शादाब खान वो टीम में नहीं थे, बिलाल आसिफ टीम में थे जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में विकेटें ली लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो कोई विकेट ना ले सके। डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दीज 2 प्लेयर्स नॉट इन द साइड बड़ा फ़र्क पड़ा उनके ना होने से? मैं नहीं समझता कि उनके ना होने से कोई फ़र्क पड़ा। अगर देखा जाए तो बड़ा ही लो स्कोरिंग मैच हुआ। बॉलर ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी की, दोनों इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और टीम को लो स्कोर पे आउट किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें, हम हमेशा से लो स्कोरिंग मैच में हमारी बैटिंग हमेशा प्रेशर में आया, स्ट्रगल करते हैं। वो चीज़ हम डोमेस्टिक में भी देखते हैं, वो चीज़ हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं। डोमेस्टिक में भी ऐसा होता है? डोमेस्टिक में भी ऐसे होता है। जब भी आप लो स्कोरिंग चेस कर रहे होते हो, एक थोड़ा सा फियर आया था बैट्समैन के जहन में कि शायद हमसे स्कोर चेस ना हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में इस मैच में वो एक फियर ऑफ फेलियर वाला उनसे नज़र आया। इसकी वजह से हम ये एक छोटा सा स्कोर था 173 का, वो हम नहीं कर सके। इनके अदर हैंड अगर आप क्रेडिट दें तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग का क्रेडिट देंगे। एजाज पटेल जैसे आपने बात की कि पहला टेस्ट मैच खेले थे, उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग कराई और उनके साथ जितने भी दीगर बॉलर थे उन्होंने उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट की। ऑब्वियसली उनकी फील्डिंग साइड बहुत अच्छी है, उन्होंने वो ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि हमारे प्रेशर गाय के बगाए प्रेशर के अंदर आते रहे और आखिर में जाके वो क्रम्बल हुए और पाकिस्तान 4 रन से मैच हार गया। बिल्कुल सही। बड़ी हम निटिग्रिटीज़ में भी जाएंगे और मजीद, लेकिन होलिस्टिकली देखा जाए तो हमने ये भी कहा था कि ये सीरीज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान 7th रैंक्ड टीम इन टेस्ट क्रिकेट है, न्यूजीलैंड 3rd रैंक टीम है, तो एक फ़र्क तो है। वो 3rd रैंक है तो वो इस तरह के मैचेस जीतने की कैपेबिलिटी है जब भी वो जीते हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली एज पाकिस्तानी डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर पहले दिन से अगर हम देखा जाए तो 3 दिन तक हम तारीफ़ करते रहे और चौथे दिन हम कोलैप्स करके पूरा मैच हमने हाथ से गंवा दिया, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है कि कहीं हमने नहीं देखा कि केन विलियमसन जीतने के बाद भी उन्होंने फ्लाइंग ऑन द प्लेयर्स हो रहा हो या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हों? ही टुक क्रिकेट एज अ क्रिकेट, और हमने कहा था कि सरफराज के लिए बहुत लर्निंग होगी, वो केन विलियमसन से सीखें, नॉट जस्ट बैटिंग बट द वे ही लीड्स द साइड। आपको लगता है कि सरफराज इस हार के बाद ये सारा देख रहे होंगे कि केन विलियमसन की कप्तानी कैसी थी, किस तरह कोलैप्स में आप कोलैप्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं था न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना। सो डू यू थिंक सरफराज के लिए कुछ नहीं तो सिर्फ इस मैच से लर्निंग ज़रूर निकली होगी? बिल्कुल। हमारा कप्तान जो है, जब आप देखें जीत रहे होते हैं ना, तो उसका आप एक एटीट्यूड देखेंगे, जिस तरीके से वो शोर कर रहा होता है, जिस तरीके से जीत रहा होता है, जिस तरीके से वोटिंग कर रहा होता है दूसरी टीम के, ऐसा कप्तान को जेब नहीं देता, क्योंकि कप्तान का काम होता है कप्तानी करना, खुशी मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन बाहर आने के बाद यहाँ भी हमने देखा कि 3 दिन आपने फैसल भाई देखा कि हमारी टीम जो है अब रही
लेकिन जब हमने 153 रन पे न्यूजीलैंड को आउट किया और उसके बाद जब हमारी बैटिंग आई तो आम ख्याल यही था, सभी कह रहे थे कि हम 300-350 रन करेंगे तो न्यूजीलैंड को आराम से हम हरा देंगे। लेकिन वहाँ यही हुआ कि हमारी बैटिंग लाइन टेस्ट मैच में हमेशा से हम, जब भी, मैंने पहले भी आपसे एक प्रोग्राम में कहा था कि जब भी हमारा टॉप ऑर्डर नाकाम होता है तो हमारे नीचे के बैट्समैन भी बिल्कुल जो है ना वो हिम्मत हार देते हैं और एकदम प्रेशर ले लेते हैं। तो जिसका हमें लीड लेने के बावजूद, पहली इनिंग्स में लीड लेने के बावजूद जो है वो हम दूसरी इनिंग्स में आपके सामने 176 रन नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा बैट्समैन, ये नहीं कि कोई टैलेंडर हमारे पास था, एक ऐसा बैट्समैन जो वन डाउन खेलने गया आखिरी तक वो रहा, तो वेरी गुड पॉइंट, उसके उसको मैच फिनिश करना चाहिए था। और हमने देखा कि आज 6 से 7 ओवर तक वो मुसलसल 1 रन लेके दूसरी तरफ जा रहे थे, डबल रन बन रहे थे लेकिन उन्होंने डबल रन नहीं लिया। तो जब फील्डर क्लोज होते हैं, आप खेल रहे हैं और उसके बाद आपके पास पूरा ग्राउंड खाली है, तो आप कोशिश कर सकते थे, आप उसको लंबी हिट भी कर सकते थे, आप रन्स कर सकते थे, लेकिन इतना प्रेशर अजहर अली ने लिया तो वो प्रेशर। आपने अजहर अली का पॉइंट छेड़ ही दिया है तो हम उमर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। उमर साहब, आप थोड़े से सरप्राइज थे कि एक प्लेयर 4000 प्लस रन कर चुका है पाकिस्तान के लिए, 300 रन की इनिंग्स भी खेली उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए, और एक बैड पैच उन पर आया हुआ है बुरे, लेकिन एक बैट्समैन जो एक ऐसे क्रंच मोमेंट पे 40-45 रन कर चुका हो, और कितना आपको लगता है कि वो एक एक बैट्समैन की क्रिएटिविटी वाली थी नहीं बिल्कुल ही अजहर अली में कि वो रन्स क्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे बदी ने कहा कि देयर वर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ वो डबल ले सकते थे, लेकिन हमने देखा कि वो हसन अली को बैटिंग करवाने में लग गए, वो आसिफ अली को स्ट्राइक देने में लग गए, बजाय इसके कि खुद स्ट्राइक करते और गेम को फिनिश करते, वो नहीं हो सका। सो डू यू थिंक कि एक लेग स्पिनर जो अपने आप को बैट्समैन बनाया है, नाउ ही इज़ गोइंग थ्रू सच अ रफ टाइम कि बैटिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है? ये अगर हम बाहर से देखें तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन हो सकता है उस वक्त सिचुएशन जो होगी, जो टीम की प्लानिंग होगी, वो ये होगी कि आप जो बंदा आएगा वो हिट करेगा। यूजुअली अगर आप देखे जाए तो आपके दो बैट्समैन आए, जैसे हसन अली और बिलाल आसिफ, इन दोनों ने हिटें मारी, तो मैं भी उनकी इंस्ट्रक्शन ये होगी कि उन्होंने हिटें भी ऐसी आंखें बंद करके मारी कि मिड विकेट पे बंदा खड़ा हुआ उसके हाथ में दे दिया। अब उनको ये स्ट्रेटजी हो, शायद कोच ने ये कहा गया हो कि अजहर अली आप स्टे करो आखिर वक्त तक, आप कोशिश करो आखिर वक्त तक खड़े रहो, हम दूसरा जो बैट्समैन होगा वो आपके रिवॉल्व करेगा। सिर्फ 20-22 रन रह गए थे तब उन दोनों ने हिट मारी। अगर उसकी जगह दूसरी तरीके से अगर खेलते, बगैर सिंगल्स डबल की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा पाकिस्तान के पास चांस था, क्योंकि अभी आपके पूरा दिन पड़ा था। ऐसा मतलब आपने कहा कि हम जो छोटे टोटल्स होते हैं उसमें हम स्ट्रगल करते हैं, हम डोमेस्टिक में भी स्ट्रगल करते हैं, और थोड़े से एक्साइटिंग हो भी जाते हैं जब आप छोटे टारगेट्स चेस डाउन कर रहे होते हैं। आपको कहीं, जैसे हमने देखा कि हसन अली ने बिल्कुल ब्लाइंडली हिट किया, लेकिन यू कैन नॉट ब्लेम हिम, ही इज़ अ बॉलर, एंड बट ऑब्वियसली एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर ही इज़ ऑल्सो सपोज टू बैट इन दीज सिचुएशंस। और बिलाल आसिफ भी तो ऑलराउंडर हैं, और मतलब वो बैटिंग भी करते हैं, अच्छे उनके रन्स हैं। सो डू यू थिंक कि बैटिंग की जो लोअर ऑर्डर में प्रैक्टिस है टेस्ट मैच के लिए, उसकी कमी आपको दिखी? एग्जैक्टली, ये गेम सेंस सिनेरियोज में आ जाता है सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में हमारे जो बैट्समैन हैं उनको गेम रीड करना नहीं आता, इस सिचुएशन में मुझे किस अंदाज की बैटिंग करनी है। वेरी ट्रू। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखते हैं, ये हम पाकिस्तान और ये किसका काम है? ये कोच का काम है। ये कोच का काम है, ये जितने भी कोचेस आते हैं वो उनका काम है कि इस सिचुएशन में क्या हो। मेरे ख्याल में कोच का काम इस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना डेवलप होकर इस इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए कि आपको खुद असेस करना चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और इस सिचुएशन के हिसाब से मैंने कैसे बैटिंग करनी है। सर लेकिन वही बात, हम बदी की तरफ आ जाते हैं। बदी भाई कैसे, मतलब वो एक बंदे ने डोमेस्टिक में इतने मैचेस ही नहीं खेले, 4 डे मैचेस, अगर आप हसन अली की बात करें या अगर आप बिलाल आसिफ की बात करें, पॉइंट आपका, इतने मैचेस खेले ही नहीं है तो वो कैसे प्रिपेयर होंगे? तो फिर तो कोच को ही सिखाना पड़ेगा। आप तो 18 साल के लड़के को डेब्यू करा देते हैं, शाहिन शाह अफरीदी। यू वांट टू आंसर दिस उमर साहब? आप हाँ, ये वही बात हो गई है। इससे ये दो चीज़ें होती हैं, एक टैलेंटेड प्लेयर आता है, हाँ, आप उसे फ़ौरन देखते टैलेंट प्लेयर, उसको आप उठा के एक इंटरनेशनल टीम के साथ लगा देते हैं, प्लस वो वहीं से अपने ट्रेड सीखता है, वहीं पर भी करता है। ठीक, उसका नुकसान, उस बच्चे को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर्स है ना, उन पर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और जिसकी वजह से वो डिसार्ड भी होते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें निटी गिटी बातें हम टीवी पे बैठ के बातें करते हैं कि फलां को नहीं खिलाया, उस शख्स को नहीं खिलाया, हाँ, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इससे एक सिलेक्शन कमेटी पे भी ट्रस्ट उठता है, पीसीबी भी ट्रस्ट उठता है। तो ये हमें बाकायदा पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज देना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स हैं उनको आप ज़रूर और ज़रूर चांस दें। ए टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो, ख़ासतौर पे पीएसएल में जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको पीएसएल में हमेशा होना चाहिए। अगर हम देखें, हम जाते हैं, ट्रायल्स देते हैं, कोई एक अननोन सा लड़का लेकर आके हम उसको पीएसएल में डाल देते हैं। अब कोई ऐसा लड़का है जिसने अगर परफॉर्मेंस कर दिया तो उसने तमाम जो 400-500 लड़के हैं उनको
उसने ओवरटेक कर लिया और वो आप चल गया। तो ये इनजस्टिस भी होती है और ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी एज ए क्रिकेट जो कम्युनिटी है कि हम इसको किस तरह इसको हैंडल करें। तो ये चीज़ें भी हैं जो आपने बात की कि वो ट्रेड अभी पूरी तरह हुई नहीं, तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक खेलेंगे 4-5 साल तो इस किस्म के सिनेरियोज में जाएंगे तो फिर वो सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्योंकि फ़ौरन आए हैं और इस वजह से ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बदी भाई, हमने देखा कि ओपनिंग हमारी स्ट्रगल करती रही है। हम देख रहे हैं कि इमामुल हक किसी के साथ भी सेटल नहीं हो पा रहे, वो फ़खर जमान के साथ ओडीआईज़ में सेटल नहीं हो पा रहे, इन द सेंस कि वो रन्स करते हैं लेकिन एज एन ओपनिंग पार्टनर रन नहीं होते, या तो फ़खर आउट हो जाते हैं या वो आउट हो जाते हैं। हफीज़ के साथ हमने देखा। सो अगर हम इमामुल हक को एनालाइज करें, पहले हम हफीज़ की तरफ भी आएंगे कि हफीज़ जब भी कम बैक करते हैं तो 100 मारते हैं लेकिन उसके बाद एक लीन पैच चलता है उनका। लेकिन अगर आप इमाम की बात करें, डू यू थिंक ही डिजर्व्स द प्लेस इन द साइड? बिकॉज जैसे उमर साहब ने कहा कि बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, हमने शान मसूद की बहुत बार बात की है। डू यू थिंक कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं वो भी फिर बाद में ये इस शक्ल में आपको दिखती हैं? बिकॉज ज़ाहिर है कप्तान और चीफ सेलेक्टर और कोच इनकी मर्ज़ी से ही टीम बनती है। सो डू यू थिंक कि जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो भी इवेंचुअली आपको, जब आप सरफराज कहते हैं कि दुआओं से हम जीतते हैं तो बद दुआओं से आप हारते भी होंगे। एक लाइव कॉलर है, इसका भी जवाब लेते हैं। बदी एक कॉलर के भी सवाल ले लेते हैं। जी कौन सा बात करें, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान कौन सा बात करें, क्या सवाल है? अहमद नवाज बात कर रहा हूँ भाई, उमरकोट से। जी अहमद साहब क्या सवाल है? सर ये सवाल है कि उमर रशीद साहब से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी बैटिंग लाइन जो है ना क्या हो गया, उसको कैसी? सर सवाल मेरा ये है कि हमारी बैटिंग लाइन को क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है जो हमें मैच हार गए हैं? ठीक है सर, हम पूछ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि किसकी नज़र लग गई है। बदी साहब अगर मेरे सवाल का जवाब दे दें, और साथ साथ यही बैटिंग लाइनअप का ही सवाल है कि क्यों बैटिंग लाइन हमारी इतनी कोलैप्स करी, किसकी नज़र लग गई? फैसल भाई इमाम उल हक की जहाँ तक आपने बात की तो देखें, आपको ओपन जो करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने वनडे में रन्स किया तो आप टेस्ट में भी रन्स करेंगे। हम प्लानिंग के साथ नहीं जा रहे, सबसे बड़ी बात है प्लानिंग। जब आपके पास 176 रन का टारगेट था तो आपको एक प्लान लेके चलना था। 37 रन पे आपका कोई आउट नहीं होता, उसके बाद दूसरे दिन जब भाई हम इसी पॉइंट से आएंगे, बैटिंग लाइनअप पे आएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली हम इमाम की परफॉर्मेंस और हफीज़ की परफॉर्मेंस और लोअर डाउन सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। ब्रेक पे जाने वापस आते हैं और व्यूअर्स को बताते चलिए आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। वील बी राइट बैक आफ्टर स्मॉल ब्रेक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ उमर रशीद साहब और बदीर जमा साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम एनालाइज कर रहे थे कि वो कौन से रीजंस हैं कि हम इतने छोटे टोटल्स को चेस डाउन करने के लिए जब हम जाते हैं तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। और 2018 में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का बॉलिंग एवरेज कि पाकिस्तान कितने रन्स कंसीड करके एक विकेट लेता है वो सबसे बेहतर है, टॉप पे हैं हम साउथ अफ्रीका और इंडिया से भी बेहतर बॉलिंग करते हैं जब विकेट्स लेने की बात आती है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे हारने की बड़ी वजह या तो हमारी बैटिंग है या हमारी बुरी फील्डिंग है। लेकिन फील्डिंग भी किसी तरह कॉम्पनसेट हो जाती है बिकॉज आपका एवरेज तो बहुत ही अच्छा है। सो हम समझेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ओपनर्स से स्टार्ट करें। ब्रेक पे हम ये बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर रहे थे कि उस्मान सलाउद्दीन होते थे, साद अली होते थे और बदी जमा उस्मान तो हम बाकी ओपनिंग पे आते हैं दोबारा, लेकिन उस्मान सलाउद्दीन तो आपके साथ इंग्लैंड टूर पे थे साथ में, एक मैच भी उनको मैच मिला नहीं मिला, वहाँ भी मैच नहीं मिला। सो ये क्या चल रहा है? हम देख रहे हैं शान मसूद भी टीम में होते हैं बगैर मैच के लिए बाहर, लेकिन एक बंदा है जिसको आप मैच सारे देते हैं वो इमामुल हक है। सो आपको लगता है कि जस्टिफाइज इस प्लेस, मतलब टेस्ट मैच में तो कोई ऐसे खातर का एक 70 रन की मुझे इनिंग्स एक याद आती है इंग्लैंड में, उसके अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप उसको कंसिस्टेंटली चला रहे हैं। फैसल भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ओपन में कभी हफीज़ को ले आते हैं, कभी इमाम को ले आते हैं, कभी अजहर को ओपन करा देते हैं। इमाम आप फ़खर ज़मान से ओपन करा दें, जब उसने रन्स किए उसने आपने उसको वापस भेज दिया कि वो जाके डोमेस्टिक खेले। शादाब खान जब को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साथ रखा, जब टेस्ट मैच शुरू हुए तो आपने उसको वापस भेज दिया। सबसे बड़ी बात है अगर आप अलाउ करें, एक सुभान साहब है हमारे साथ, लाहौर से कॉलर हैं। जी सुभान साहब क्या सवाल है? सवाल सर ऐसा है कि टेक्निकल सा है, जितनी देर तक ये अबू धाबी हमारा होम ग्राउंड रहेगा, जब तक टीमें हमारे मुल्क में नहीं आती, मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ की जो विकेटें हैं वो मेज़बान और मेहमान टीमों के लिए, दोनों के लिए खतरे का बाइस हैं, रिजल्ट देती हैं, हार जीत नजर आती है। 5वें दिन गेम बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन बासित अली का रन आउट अनफॉर्चुनेटली 92 पर होना
वो इस बात की अलामत है कि ग्राउंड की दौड़ नहीं बनी हुई, यहाँ मट्टी डालने की इंतजामिया को जरूरत है ताकि भागे ग्राउंड। शॉर्ट कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर को कि ये मेरा चौका है, वो चौका जो है वाकई होना चाहिए ग्राउंड को मेंटेन। और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कुछ नाबीना लोग भी हैं जो टीवी के पर बेचारे बैठ के हैं, वो तरसते हैं कि कमेंटेटर कुछ अपने मुंह से स्कोर और आउट की डिटेल बताए। अब रेडियो का जमाना जा चुका है जो बॉल टू बॉल बताया करता था। टीवी पर इस तरह की चीज जो है बहुत कम आती है, और जो स्कोर कार्ड चल रहा होता है 40 से 50 साल के लोग जब देखते हैं ऐनक लगाकर, हर आदमी 8 से 10 फुट की दूरी पर टीवी पर मौजूद होता है, उनको बहुत मुश्किल पेश आती है स्कोर कार्ड को पढ़ने के लिए ना। सर पॉइंट टेकन, हम दोनों बातें अपने एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आज कॉल्स इसलिए भी ज़्यादा आएंगी कि लोगों के बहुत दिल दुखे हुए हैं और हर कोई अपना जो है वो थोड़ा रोना रोना चाहता है, क्योंकि जो वो चौथा दिन था, लोग जब हम देख रहे थे कि 5 विकेटें बाकी हैं, 22 रन चाहिए, तो लोगों ने तो टीवी बंद कर दिया कि हम जीत जाएंगे। लेकिन उमर साहब अगर आप दोनों सवालों का जवाब दे सकें। सबसे पहले ग्राउंड के हवाले से बात की है। ऑब्वियसली ग्राउंड रेगिस्तान में ग्राउंड बनाया हुआ है, वो इतना फास्ट नहीं है, वो बालू रेत बना के डाल के और इस बना रहे और पानी बहुत दिया जाता है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, चाहे ग्राउंड की कंडीशन जैसी भी हो, पिच की कंडीशन कैसी भी हो, तो आप हेवीली पेड है, यू हैव टू परफॉर्म देयर। आप असेस कर लेते हैं कि पिच की में कितनी तेज़ी है, ग्राउंड में कितनी तेज़ी है, उसके हिसाब से एक टारगेट सेट करते हैं और उसके हिसाब से खेलते हैं। तो ये तो उनके सवाल का जवाब हो गया कि सारे टॉप एलीट प्लेयर्स हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, उनको बातों होता है कि इस वक्त इस ग्राउंड में कितना टारगेट है। दूसरी बात आ गई, दूसरा सवाल था उनका नाबीना वाला। अच्छा सवाल, अच्छा है कि बिहार में जितने भी चैनल वाले हैं कि जो मैचेस दिखाते हैं, इनको सोचना चाहिए इसके बारे में कि हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा भी देख रहा हो, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी आजकल की कमेंट्री जो है ना वो डिफरेंट हो गई है। एटलीस्ट एक ओवर में 2 बार आप अनाउंस कर सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द स्कोर और क्या चीज़ें हैं। वेरी गुड पॉइंट, एक डिफरेंट क्वेश्चन था। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? कौन कॉलर है, क्या सवाल है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नुमान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान साहब, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है सर कि हमारे जो प्लेयर हैं, हफीज साहब, आपके जो इमामुल हक हैं, उसके बाद अजहर सईद, अरशद शफीक, हमारे प्लेयर्स, हम यूएई को कहते हैं जी हमारा होम ग्राउंड है, स्पिन विकेट्स बनाते हैं, ठीक है जी, पर हमारे प्लेयर्स को खेलते हुए इतनी डिफिकल्टी होती है, जबकि इंडिया जो अपनी बैट्स होम ग्राउंड पे खेल रहा होता है, उनकी टीम प्लेयर्स जो हैं स्पिन्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। हम लोग भी कहते हैं एज ए पाकिस्तानी कि जी हमारी टीम जो स्पिनर्स के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, पर उसके बावजूद हम लोग 4th इनिंग में खेलते हुए डरते हैं, जबकि इंडिया नहीं डरता और वो बहुत अच्छे स्पिनर्स के प्लेयर है। मेरा दूसरा सवाल सिर्फ ये है कि जी हफीज का रिकॉर्ड बड़ी टीमों के सामने, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, बड़ी टीमों के सामने जहां पर गेंद हिल रहा होता है, हिज रिकॉर्ड इज वेरी बैड, बट हम लोग स्टिल उसको यहाँ खिलाते हैं, जिम्बाब्वे लेके जाते हैं, बांग्लादेश लेके जाते हैं, आपके सारे बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं। जब बड़ी टीमों के सामने खेलने जाते हैं, हम छोटे लड़कों को ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं, ट्राई करते हैं, फ्लॉप करा के वापस ले आते हैं, और हमारे बड़े प्लेयर दोबारा छोटी टीमों के सामने और उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, विच इज नॉट जस्टिफाइड। मेरे ख्याल में कि जितने भी यंग प्लेयर हैं उनको कंसिस्टेंटली छोटी टीमों के सामने खिलाना चाहिए। जिम्बाब्वे हो गया, तो इमामुल हक को खिला तो रहे हैं कंसिस्टेंटली, आपकी बात तो वो खिला रहे हैं, आपकी बात ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ आप छोटे लड़कों को ले जाते हैं इंग्लैंड के टूर पे। सही है सर, आपका सवाल समझ गया, मैं सार्कास्टिकली आपका जवाब दे रहा था। मैं हम बदी जमा से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं दोनों सवालों के बारे में। अब इनकी बात देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहम्मद हफीज़ की जहाँ तक इन्होंने बात की, सही आप कह रहे हैं कि बड़ी टीमों से जहाँ भी जैसे भी उठाएं, तो मोहम्मद हफीज़ का रिकॉर्ड जो है इतना ऐसा नहीं है कि वो उनको जो है ना इस तरीके से किया जाए। लेकिन बहुत सारी तनकीद उन पर होने लगी जब वो एशिया कप में बाहर हुए, उसके बाद उनको लेके आए, आते ही उन्होंने टेस्ट में 100 किए, लेकिन वो 100 करने के बाद शायद भूल ही गए हों। क्योंकि हमारे इसमें है कि देखें, एक बात मैं और करूँगा कि इन्होंने जो कहा कि जो इंडिया से कंपेयर, इंडिया के देखिए रोहित शर्मा कितने रन कर रहे हैं, T20 में वो रन कर रहा है, वनडे में रन कर रहा है, लेकिन इंडिया उसको टेस्ट नहीं खिला रहा। इस वजह से नहीं खिला रहा कि भाई वो जब T20 और वनडे में रन्स कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट, अगर टेस्ट में खिलाएंगे टेस्ट में भी रन्स करेगा, लेकिन उसको इस वजह से नहीं खिलाया जा रहा कि वो वहाँ जाके ज़ाया हो जाएगा और हमें जो T20 और वनडे में परफॉर्मेंस करके दे रहा है वो वहाँ भी नहीं देगा। हमारे यहाँ
बैठे में उमर भाई से पूछें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने लड़कों ने 200 रन 300 रन, अभी कल की बात मैं बताता हूँ आपको कि फवाद ने फिर 150 रन कर दिए, फिर उसने 150 रन नॉट आउट कर दिए, फिर उसको आप फवाद आलम की बात कर रहे हैं। फवाद साहब लाहौर से आ गए हमारे साथ लाइव कॉलर। फवाद साहब की कॉल ले लेते हैं। कौन साहब है? क्या फवाद साहब क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं इंतजामुल हक साहब, उनको फवाद आलम नजर नहीं आ रहा। क्या बात है यार, फवाद साहब सुहेल पर्ची को वो खिलाते जा रहे हैं, इतनी लंबी, मैं अब क्या उनको कहूँ, जो पर्ची प्लेयर वो खिलाता जा रहा है, अपने भतीजे को वो मुसलसल चांस दे रहा है। शान मसूद जो है वहाँ पे बैठा हुआ, उसको क्यों नहीं वो ओपनिंग पे खिला रहे? और हमारे जो ये मिकी ऑथर साहब हैं, ना उनको पता है, ना उनकी कोई गेम प्लानिंग थी। 22 रन चाहिए और 5 विकेट्स हैं, और वो क्या कहते हैं इतने अंडर प्रेशर टीम हुई है कि उधर से उन्होंने सारी मैच हार गया वो। फवाद भाई बिल्कुल सही सवाल है। हम इसी पे बात कर रहे थे कि हम क्यों इमामुल हक को इतने चांसेस दे रहे हैं, लेकिन आपका भतीजा होता तो आप भी इतने चांसेस देते बड़े। लेकिन इन्होंने एक बात की, देखिए बड़े मैच में हमेशा इमामुल हक न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, आपने देखा वहाँ उनको उंगली के में कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरी उंगली में, क्योंकि वहाँ पर और यहाँ ये इंजर्ड थे, फिर भी खेल रहे थे, यहाँ इंजर्ड थे, यहाँ भी, इसलिए फील्डिंग में लैप्सेस किए इन्होंने। बिल्कुल। और दूसरी एक बात तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूँ कि उन्होंने कहा कि स्पिन विकेट हम बनाते हैं और इंडिया परफॉर्म करता है, हम नहीं करते। बिल्कुल इनकी बात सही है। यहाँ पर कंडीशन वही है, दुबई में हम अपने खुद विकेट बनाते हैं, खुद पिचेस बनाते हैं और खुद ही स्पिन विकेट रखते हैं ताकि हम अपने स्पिनर को इस्तेमाल करें और करें। लेकिन यहाँ ये होता है कि हमारे बैट्समैन तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगलों दूसरों के स्पिनर हमारे बैट्समैनों को आउट कर देते हैं। आप कहते हैं कि अजहर अली स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, सरफराज स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, सरफराज दोनों इनिंग में स्पिनर पे आउट हुए। अब अच्छा, अब सरफराज का हम वॉटलिंग से कंपैरिजन कर लेते हैं। वॉटलिंग जो है न्यूजीलैंड के कीपर, वो पहली बार इन कंडीशंस में मैचेस खेले थे, ना वो यहाँ T20 खेलते हैं, ना कोई पुराना उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमने देखा कि मैच विनिंग इनिंग खेली है, किसी ने उनकी बात नहीं की। लोग एजाज पटेल की बात करेंगे 5 विकेट, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग की है और उसमें वॉटलिंग की जो बैटिंग थी, स्पेशली एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, फाइटिंग इनिंग्स थी। उमर साहब, आपको क्या लगता है कि वो, क्या आपको लगता है कि सरफराज के लिए भी लर्निंग है कि कीपर बैट्समैन को किस तरह खेलना चाहिए? नहीं, अगर आप प्रीवियस पास में देखें, सरफराज जब आए थे, सरफराज की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही थी, उन्होंने भी बड़ी सेंचुरी बनाई। अनफॉर्चुनेटली जब से वो कप्तान तीनों फॉर्मेट के बने, तो मेरे ख्याल में उनके प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया। और जैसे पहले बदी ने पहले बात की, उमर साहब, मैं आई एम सॉरी नॉट टू अग्रीइंग विद यू कि एक क्रिकेटर जब कहता है ना कि मुझ पे प्रेशर ज़्यादा है, मैं 6 रातें सोया नहीं हूँ, हम कहते हैं भाई आप क्रिकेटर ही, हम आपको फुटबॉल तो खिला नहीं रहे। जब मुल्क उमर साहब का पॉइंट है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये कोई है, मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से उसकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे कहने का मकसद ये था क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, इट्स नॉट इजी। और जहाँ तक बदी ने पहले बात की थी कि जैसे वो कप्तानी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मोड में रहते हैं, तो कप्तान को तो हमेशा रिस्पॉन्ड मोड में रहना चाहिए। जैसे अगर आपने बिल्कुल देखा होगा उनके केन विलियमसन की हम बात करें, हाँ, वो कितने रिस्पॉन्ड मोड में रहते हैं, हर चीज़ को असेस करते हैं, उसके बाद उसके सर आप अभी भी आप देखें 3 दिन, जब भी उनके आप सरफराज के एक्सप्रेशंस देखें, जब कोई प्लेयर हल्की सी भी कोई चीज़ हो तो उनके एक्सप्रेशन देखें, मुंह पे हाथ रख के, इट्स नॉट बेयरेबल। एक व्यूअर जो है वो बेयर नहीं कर सकता, तो प्लेयर कैसे बर्दाश्त करता होगा? और वो टीम के ऊपर जाता है, हाँ, उसका इफेक्ट चाहे आप समझे ना समझे, लोग समझे, लेकिन वो कोई ना कहीं जाके टीम के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो सरफराज को सीखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि अपने आप को रिस्पॉन्ड मोड में रखे कि मैं किस तरह, जो भी सिचुएशन आ रही है उसको मैं किस तरह हैंडल करूँ। बिल्कुल पहले उसको समझे, उसके बाद कोई एक्शन करे। बिल्कुल सही। अच्छा बदी, जो एक सवाल आया डोमेस्टिक, अच्छा एक कॉलर हम ले लेते हैं, प्रोडक्शन टीम कह रही है कॉलर ले लें। जी सर, कौन सा आप बात करें, क्या सवाल है? जी सर, मैं सादिक तक बात कर रहा हूँ नौशहरा से। जी सर, सरफराज, ऐसा लगा कि कप्तान की कॉल आ गई है। जी सर, सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे हैं सर? इस वक्त तक हमारे टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं आया अभी तक। ठीक है, उमर साहब समझ गए मेरे ख्याल में सवाल। उमर साहब, पाकिस्तान मैचेस क्यों नहीं? अच्छा उमर साहब, एक ब्रेक पे जाना है, हम आपके जवाब लेंगे, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ है उमर रशीद साहब और बदी जमा साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम अभी तक हमारी बैटिंग लाइनअप की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन बदी साहब जो कुछ कॉल्स आई,
इंडिया से हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं, इंडिया और हम में बहुत बड़ा फ़र्क इसलिए भी आता है कि इंडिया जहाँ अपने डोमेस्टिक खेलता है वहीं पे अपना इंटरनेशनल मैचेस खेलता है, हम अपना डोमेस्टिक यूएई की कंडीशंस में नहीं खेलते, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जैसे उमर रशीद साहब ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके प्लेयर्स जो ग्रिल्ड नहीं होते इस तरह की सिचुएशंस में खेलने के लिए। हम देखते हैं कि हमारा एक ज़माना था हमारा लोअर ऑर्डर भी परफॉर्म करता था, लेकिन आपका लोअर ऑर्डर अब उस काबिल नहीं है और इन पिचेस पे तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं दिखता। तो ऑब्वियसली वो जब वो सिचुएशन से ग्रिल्ड नहीं होते तो उनके लिए 20-22 रन 5 खिलाड़ियों के लिए बनाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आपके मुस्तनद खिलाड़ी हैं, हम देखते हैं आपके पास अज़हर अली हैं, आपके पास हफीज़ जैसा प्लेयर है जिसको आपने बारहा चांसेस दिए हैं, वो हर बार कम बैक करते हैं, एक सेंचुरी बनाते हैं, 20 टेस्ट मैचेस तक सोते रहते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे, असद शफीक जैसा प्लेयर है जो स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर है, 40 रन की इनिंग खेलता है, 150 रन आप चेस डाउन कर रहे हैं। आप मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये मैच को फिनिश करते। सो आपके जो मुस्तनद बैट्समैन हैं वो कब जिम्मेदारी लेंगे, कब आपको यूनुस खान, मिसबाह उल हक की रिप्लेसमेंट इन ट्रू सेंस मिलेगी, या आपका यही चलता रहेगा कि आप नेपोटिज्म करते रहेंगे, आप इमाम उल हक को चांस देते रहेंगे, आप हफीज़ को चांस देते रहेंगे, जिस प्लेयर का प्रेशर होगा उसको आप चांस देते रहेंगे। फैसल भाई, ये सबसे बड़ी बात है डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 रोज़ा मैच जो खेलता है वहाँ परफॉर्म करता है, उसको आप टेस्ट टीम में लें, अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो आप चेंज करें। देखिए अब मुझे असद शफीक, मुझे देखे ना, ये चीफ सेलेक्टर का काम है। देखिए ना, मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, चीफ सेलेक्टर साहब वहाँ जाके इनामात बांट रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चीफ सेलेक्टर को भी यहाँ होना चाहिए, सिलेक्टर्स को भी यहाँ होना चाहिए। भाई देखे खिलाड़ी कौन सा परफॉर्म कर रहा है। अभी मैंने देखा SNCPL में लड़के, अभी मैच हो रहा था, क्रिकेट कमेटी बनी है, क्या ये इन्फोर्स करेगी कि चीफ सेलेक्टर जो है वो थोड़ी सी नज़र डोमेस्टिक पे भी रखे? वो जो है अगर कोई सिलेक्शन देखें, अगर आप एक यंगस्टर को सिलेक्ट करते हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको लगता है यार उसमें स्पार्क है, लेकिन अगर आप एक इमाम उल हक जैसे प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, हमें तो नहीं लगता कि लेकिन फैसल भाई आपको मैचेस जिताएगा। फैसल भाई सबसे बड़ी बात यह है कि एक 18 साल या 19 साल के लड़के को एकदम तीनों फॉर्मेट खिलाना भी जो है ना वो सही नहीं है। अगर हो सकता है कि भाई अब तीनों पर, अब शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की, T20 वनडे में आपको अच्छा कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, आप उसको लॉन्गर फॉर्मेट के लेके आ रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ वो इनफिट हो जाता है, अगर साल के लिए 6 महीने के लिए बाहर हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात है उनको 2 फॉर्मेट खेलने दें, जब वो ऐसा पक्का हो जाए उसको टेस्ट मैच में ले आए। दूसरी बैटिंग की जहाँ पर बात की ना, देखिए हमारे खिलाड़ी 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं करने वाला कोई नहीं है। मिसबा नहीं है, यूनुस नहीं है। भाई कब तक हम रोते रहेंगे कि मिसबा नहीं है, यूनुस? इन्हीं में से मिसबा यूनुस होना। अज़हर अली ने कितने टेस्ट खेल लिए? आप असद शफीक ने कितने टेस्ट खेल लिए? आप 50 से ऊपर टेस्ट खेल लिए। हफीज़ ने कितने टेस्ट खेल लिए? भाई कब आप रन करेंगे? जब हफीज़ बाहर होते हैं तो शोर मच जाता है, इनको खिलाया नहीं जाता। जब खिलाया जाता है, सेंचुरी एक आग दोनों की सेंचुरी की और ऐसी तारीफें होने लगी कि हफीज़ ने जो है ना पूरा जो है ना पहाड़ सर कर लिया। लेकिन अब बैट्समैनों को हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग्स में हमने बहुत गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की। हमने देखा हफीज़ बहुत अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, अच्छी बॉल्स आ रही थी उनके बैट पे, लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल हुई। इमाम की भी सॉफ्ट डिसमिसल हुई। ओवरऑल आप टेस्ट मैचेस में देखें तो सेकंड इनिंग्स में तो हम बहुत ही अंडर प्रेशर थे, लेकिन ओवरऑल हमारी डिसमिसल्स काफ़ी सॉफ्ट रही। डू यू थिंक कि अब जो हमारे बैटिंग कोच हैं, जो हमारे हेड कोच हैं, ही विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स कि भाई आपने इस तरह विकेट जो है गिफ्ट नहीं करनी है, यू हैव टू पुट सम प्राइज ऑन योर विकेट्स, ताकि ये विकेट इतने आसानी से ना गिरे? ऑब्वियसली जो तमाम कोचिंग स्टाफ सारी चीज़ों पे बात कर रहा होगा और प्लेयर्स भी है ना वो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी सारी चीज़ें होती है, हम लोग भी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं तो कर रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब मैच की सिचुएशन ऐसी बन जाती है, प्रेशर ऐसा आ जाता है, तो एज ए टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा फियर आ जाए जैसे उस मैच में आ गया था, तो भी हर एक बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है। सही है। तो वो चीज़ इस किस्म के सॉफ्ट डिसमिसल किस्म के हो जाते हैं। मुझे आपको लगता है कि थोड़ी सी वरीइंग साइंस है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट साइड के लिए, बिकॉज आप एक टर्म यूज़ करते हैं लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम एक ही तरह से हारते हैं, हम एक ही तरह से कोलैप्स करते हैं। लगता है कि थोड़े से वरीइंग साइंस है ये। देखिए अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग ने हमेशा आपको, चाहे पुराने वक्तों में भी देखें, तब पाकिस्तान की बॉलिंग ने ही हमेशा आपको जिताया। सही है। बैटिंग हमेशा हमारी ऐसी ही रही है। सही है। तो ऑब्वियसली ये हमें सोचना पड़ेगा हम अपने बैट्समैनों को ऐसा कैसा डेवलप करें जैसे वो इंडिया जैसी परफॉर्मेंस करें, तो हम वैसा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कोचेस भी आ सकते हैं, उसमें हमारे फॉर्मेट भी आ जाते हैं, उसमें हमारे पिचेस भी आ जाते हैं, हमारे ग्राउंड भी आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमें ऐसा करना पड़ेगा, ओवरऑल करना पड़ेगा, हम ऐसी डेवलपमेंट करें जैसे इंडिया में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलप होते हैं प्लेयर, वो हर सिचुएशन में अपने आप को, अपने दिमाग को वो काबू करते हैं और उसे खेलते हैं। मेरे ख्याल में सारा गेम क्रिकेट खेली जाती है ना, वो खेली जाती है दिमाग से। अगर आप देखे जाएँ हमारे जो जितने प्लेयर डेवलप होते हैं, अगर हम सोसाइटी में जाएँ तो हम लोग मेंटली लेवल पर डेवलप होते ही नहीं है, बहुत लेट डेवलपर्स होते हैं। सही है। जो लड़का जल्दी मेंटली डेवलप हो जाता है वो अपने आप को जिस भी स्किल में होता है वो अपने आप को ऊपर ले जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी, चाहे हमारी एजुकेशन है, चाहे हमारा स्पोर्ट्स है,
हम उनको फिजिकल और टेक्निकल के साथ साथ बल्कि उससे ज़्यादा आप उसकी मेंटल डेवलपमेंट करें, जो कि मेरे ख्याल में हमारे कोचिंग में लोकल लेवल पे नहीं हो रही, क्योंकि उसमें हम करते क्या हैं कि हमारे जूनियर लेवल पे हम लोग हार और जीत की तरफ बहुत जाते हैं। सही है। हर कोच चाहता है कि वो जीत जाए, वो किसी तरह जीत जाए, वो डेवलपमेंट फेज की तरफ जाता ही नहीं। वो एक प्लेयर को प्रॉपर तरीके से टेक्निकल साइड पे, फिजिकल साइड पे, टैक्टिकल साइड पे और मेंटल साइड पे डेवलप ही नहीं कर पाता। एक या तो उसकी स्किल की कमी होती है या उसके पास उसके इन्वायरमेंट नहीं होते। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कोचेस तैयार करें, ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें ताकि हम ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकें जैसे इंडिया वाले कर सकें। बिल्कुल सही है। और बड़ी आपको लगता है कि जैसे उमर साहब डेवलपमेंट की, प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये, एक आपको दिखता है कि एक प्लेयर को सिर्फ, क्योंकि वो एक पूरे कॉम को रिप्रेजेंट करता है। हम ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं कि उन्होंने जो सज़ा दी स्टीव स्मिथ को और डेविड वार्नर को, वो इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी सज़ा दी कि उन्होंने कहा कि यार ये प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, इट्स द ऑस्ट्रेलियन नेशन एज अ होल जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे कप्तान हैं, ही हैज़ हिज वे ऑफ लीडिंग द साइड, और जिस तरह से वो लीड करते हैं, जिस तरह से वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बुरा लगता है। डू यू थिंक कि ये चीज़ें, अब वो, मैं तो हैरान था जब मैंने उनकी एज देखी। आई ऑलवेज थॉट कि वो 26-27 साल के होंगे, लेकिन ही इज़ 30+, सो ही इज़ अ वेरी सीनियर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एज इज़ वेल। सो आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट एक अच्छे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड अ गुड कैप्टन, यू नीड अ सॉफ्ट कैप्टन, और आपका जो कैप्टन है वो अच्छा क्रिकेटर है, बट ही हैज़ टू बिकम अ गुड लीडर इज़ वेल। देखिए, जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, और आप जो आपकी वजह से आप लोग, और हम सिर्फ सरफराज का नहीं कह रहे, हम कोहली का भी कहते हैं, कोहली एक्स्ट्रा अग्रेसिव है, ही इज इवन वर्स देन सरफराज कभी-कभी वो जो, लेकिन वो ऑपोजिशन टीम के साथ ज्यादा करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं ना तो आपके लड़के आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, आप जो भी करें, लेकिन जब आप हार रहे होते हैं, जब आपके खिलाड़ियों से फील्डिंग जो है मिस हो रही होती है, जब बॉलर से बॉलर सही नहीं होती, जब उसको आप डांट रहे होते हैं, उसको गुस्से की तरफ देखते हैं, तो लड़का भी जो है वो रिएक्ट करता है, जैसे हसन अली पहले कर चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोहली की बात करते हैं, कोहली भी अब थोड़े बेहतर हो गए, कोहली शुरू में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बट ही यूज्ड टू डू इट विद द ऑपोजिशन टीम, वो इतना अपनी टीम को नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने उसके साथ काम किया। उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बदिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे आप दोनों से दोबारा जल्द मुलाकात होगी। व्यूअर्स, हम आपसे कल जरूर मिलेंगे और लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे, सो कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो।